जय हिंद दोस्तों। करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। करंट अफेयर की इस चैनल पे अब पर डे सुबह 6 बजे क्लासेस आया करेंगी, रेगुलर बेसिस पे आएंगी और उसमें किसी भी एग्जाम में जो भी करंट अफेयर पूछी जाती है उस लेवल पे करंट अफेयर के क्वेश्चंस और टॉपिक और उनका रिवीजन कराया जाएगा। हम लोग आज से शुरू करते हैं और देखते हैं करंट अफेयर की क्लासेस के बारे में कि करंट अफेयर जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी एग्जाम में बहुत मायने रखता है कि उसमें क्या क्या पूछा जाता है। और एक पर्टिकुलरली जैसे पीसीएस हो गया, आईएएस हो गया, समीक्षा अधिकारी हो गया, इन सब में करंट अफेयर के क्वेश्चन से 20 से 30 नंबर आते रहते हैं। तो हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि विश्व जल दिवस की जो थीम है वो क्या है, उसके बारे में पूछा गया है। ये पहली चीज तो पूछा जाता है कि जो जल दिवस है वो किस डेट में किस डेट को मनाया जाता है। और दूसरा इसकी थीम पूछी जाती है, कई बार इसकी थीम पूछी जाती है। तो विश्व जल जल दिवस है वो किस डेट को मनाया है, उसकी थीम क्या है, पहली चीज। दूसरी आती है कि किस तारीख को मनाया था। दो तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मार्च में ही मनाया जाता है। हाल ही में एक विश्व जल दिवस मनाया गया जिसकी जो थीम थी वो जल संरक्षण से पृथ्वी संरक्षण और जल ही जीवन है या ग्लेशियर संरक्षण। तो जो इस बार की जो थीम है 2025 की वो ग्लेशियर संरक्षण है। तो हम लोग देखते हैं कि जो ग्लेशियर संरक्षण जो इसमें दिया गया है कि ये दिया गया कि इसमें मनाया क्या क्या जाता है और क्या क्यों इसका जो है इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि जो विश्व जल दिवस है वो अ, विश्व जल दिवस जो विषय यानी जो थीम है वो ग्लेशियर संरक्षण है। और ग्लेशियर संरक्षण जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उनका जो पिघलना पानी, पेयजल, कृषि, उद्योग, स्वच्छ उत्पादन और स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक होता है। तो क्योंकि जो पानी का जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है वो सारा का सारा ग्लेशियर्स में या सॉलिड फॉर्म में मिलता है। तो इसमें ये देखिए कि विश्व जल दिवस जो 2025 है इसके कुछ मुख्य पॉइंट भी दिए गए हैं कि जैसे ये दिया गया है कि ग्लेशियर से पहले कहीं ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। जब पहले पिघलते थे उससे कंपेयर में वो और ज्यादा तेज पिघल रहे हैं इस समय। और हिमनदों के पीछे जो हटने की तबाही का खतरा है, क्योंकि अगर हिमनद जो है वो पिघल करके लिक्विड फॉर्म में आते हैं तो बाढ़ आने की खतरा बन सकता है। ग्लेशियर्स ग्लेशियर संरक्षण एक अस्तित्व की रणनीति बनाई गई है कि आप ग्लेशियर्स को अगर सेव करके रखेंगे तो आप पानी को सेव करके रख पाएंगे। और उससे क्या होगा कि हमारे पानी की जो पूर्ति और जो वाटर पोल्यूशन होता है वो सारी चीजें नहीं होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। कि अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि अगले क्वेश्चन में दिया गया कि प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि विश्व गौरैया दिवस जो प्रतिवर्ष मनाते हैं वो किस तारीख को मनाते हैं। यानी वर्ल्ड स्पैरो डे जो मनाया जाता है वो पर साल जो मनाया जाता है वो 20 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को मनाने का एक रीजन क्या है कि रीजन इसमें दिया गया है कि जैसे विश्व गौरैया दिवस जो है वो विश्व भर में जो मनाया जाता है वो इस प्रकार कि विश्व जो आरंभ जो हुआ था विश्व गौरैया दिवस का 2010 में हुआ था। भारत के नेचर पावर सोसाइटी और फ्रांस की इकोसिस एक्शन फाउंडेशन की पहल पर यह मनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि इसका उद्देश्य गौरैया की घटती आबादी के बारे में जागरूकता प्रसार और उनके संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देना था। 2025 की जो थीम है, जो इसकी कई बार पूछा जाता है कि विश्व गौरैया दिवस की थीम भी कई बार पूछी जाती है, वो है प्रकृति के नन्हे दूतों का सम्मान। ये थीम है 2025 की। यह थीम जो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में गौरैया की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के साथ ही संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहित करती है। और क्या है कि जो गौरैया है वो राज्य पक्षी बनाया गया था 2012 में। वो कहाँ बनाया गया था? दिल्ली का जो है राज्य पक्षी बना दिया गया था। गौरैया तेजी से लुप्त होने के कुछ कारण जो इसमें बताए गए हैं या दिए गए हैं कि तेजी से शहरीकरण और आवास विखंडन, दूसरा भोजन स्रोतों में कमी, क्योंकि पक्षियों को जो है वो खाने की कमी, जब जंगल कम हो गए तो उनको खाने की भी कमी होने लगी। मोबाइल टावर और उनसे जो रेडिएशंस निकलती हैं उनसे जो खतरा छोटी छोटी चिड़ियों को भी होता है। और जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के कारण भी इनकी जो संख्या वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। कि अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में किस तारीख
किस तारीख को वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस जो मनाया गया है, यानी वो किस तारीख को मनाया गया है, तो वो 18 मार्च को मनाया गया है। पुनर्चक्रण मतलब किसी भी पुरानी चीजों को रिसाइकलिंग के लिए यूज किया जाता है, उनके बारे में बताया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है कि जो वैश्विक पुनर्चक्रण है, ठीक है, तो वो दिवस मनाया जाता है, वो 18 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, तो इसको मनाया क्यों जाता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इसका उद्देश्य जो होता है, वो मेन जो उद्देश्य होता है कि लोगों को पुनर्चक्रण के महत्व के बारे में बताना और जागरूक करना, और कचरे को कम करना, और पर्यावरण की रक्षा भी के लिए प्रोत्साहित करना होता है। इसका ये जो उद्देश्य होता है। स्थापना, वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस की स्थापना 18 मार्च 2018 में की गई थी या हुई थी, सबसे मनाने लगे थे। इसका संगठन जो हुआ था, यह दिन वैश्विक पुनर्चक्रण फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसका महत्व क्या है कि यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम सभी मिलकर छोटे बदलावों और के माध्यम से दुनिया को एक साफ, हरा भरा और सुरक्षित बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो पुनर्चक्रण का जो इसका इंपॉर्टेंस होता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। कि अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस स्टेट यानी हाल ही में किस राज्य ने महर्षि दधीचि कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की है। तो महर्षि दधीचि जो कुंड है वो किस राज्य ने जो पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की है, वो उत्तर प्रदेश ने की है। क्यों? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में ये स्थित है। ठीक है, महर्षि दधीचि जो है, दधीचि कुंड जो है वो राजकीय पर्यटन केंद्र जो बनाया जाएगा वो उत्तर प्रदेश ने डिसीजन लिया है। अब हम लोग देखते हैं कि जो महर्षि दधीचि जो कुंड है वो उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, और हम लोग देखते हैं कि 10 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने महर्षि दधीचि कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की थी। दधीचि कुंड नैमिषारण्य से लगभग 12 किलोमीटर, यानी जो नैमिषारण्य स्थान है वहां से 12 किलोमीटर विस्तृत क्षेत्र में स्थित है। दधीचि कुंड लगभग जो दधीचि ऋषि थे वो एक तपस्वी थे, वेद शास्त्रों के ज्ञाता और परोपकारी ऋषि थे। उन्होंने अपने हड्डियों का त्याग वज्र बनाने में दे दिया था, ऐसा पुराणों में लिखा है। दधीचि कुंड का जो व्यास है लगभग 2 एकड़ में ये फैला हुआ है। ये जो है वो इमेज क्लियर नहीं है, बट दधीचि कुंड इसी टाइप का बना हुआ है, 2 एकड़ के एरिया में स्थित है लगभग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष यान के माध्यम से नासा के अंतरिक्ष यात्री जो अभी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पृथ्वी पर लौटे, वो किससे लौटे थे? तो इसका नाम जो अभी रिसेंटली में जो सुनीता विलियम्स वापस आई थी, वो किस जो यान से वापस आई थी, अंतरिक्ष यान से, वो उसका नाम था क्रू ड्रैगन करके नाम था। उसमें जो बैठ करके मतलब वापस आई थी, पृथ्वी पर लैंड हुई थी। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। कि अगले क्वेश्चन में कहा गया कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत जो है वो किस स्थान पर है? जब बहुत अभी जल्दी ही एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जिसमें जो भारत की स्थिति दिखाई गई है वो 118वें स्थान पर जो है वो स्थित है। ठीक है, पहले से थोड़ी सी गिरावट हुई है। हम लोग देखते हैं कि भारत जो है वो 118वें स्थान पर है, जो 147 देशों में 118वें स्थान पर है। ठीक है, 2020 में 139 स्थान पर था। अब जो है वो थोड़ी सी इसकी स्थिति सुधरी है, माफ कीजिएगा, इसकी स्थिति सुधरी है, वो 118वें स्थान पर आई है। अच्छा, इसका जो थोड़ी बहुत इसमें उछाल देखी गई है, उसके कुछ रीजंस दिए जाते हैं कि इनके जो खुशहाल जो देश होते हैं उनको कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिनके अकॉर्डिंग उसमें हमें दिखाया जाता है कि वो खुशहाली की तरफ मतलब उनकी रैंकिंग अच्छी होती है। अब हम लोग देखते हैं कि जो विश्व में जो खुशहाल देशों में जो पहली रैंकिंग है वो फिनलैंड है, दूसरी डेनमार्क, तीसरी आइसलैंड, चौथी स्वीडन और 5वीं नीदरलैंड, 1 से लेकर के 5 की पोजीशन में स्थित है। लेकिन ये जो फिनलैंड है वो लगातार 8वीं बार प्रथम स्थान पर स्थित है। इससे मतलब 8वीं बार फर्स्ट पोजीशन पे आया हुआ है। और भारत जो है, भारत की स्थिति जो है वो 118वें स्थान पे है। ठीक है, तो एक
क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की स्थिति क्या है किस स्थान पे, दूसरा पूछ सकता है कि पहले स्थान पर कौन सा या दूसरे स्थान पर। तो टॉप 5 जो है वो आपको याद करनी होंगी कि टॉप 5 में जो खुशहाल देशों की जो रैंकिंग है उनको याद करना होगा, ये क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है कि अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, से सम्मानित किया गया या दिया गया है। तो जनवरी में 2025 में कुछ जो खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है वो मनु भाकर, हरमनप्रीत या प्रवीण कुमार या डी कुकेश को या ऑल ऑफ द अबव, यानी उपयुक्त सभी को दिया गया है। तो जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया वो चारों को दिया गया, यानी ये जो आपका ई ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कि ये जो ये एथलीट है या ये जो खिलाड़ी हैं वो मनु भाकर हमारे, और वो हॉकी से, वो चेस से, और ये हमारे इससे रिलेटेड है। तो इन चारों लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो भारत के जो चुनाव आयुक्त हैं वो विवेक जोशी जी हैं, जिन्होंने कार्यभार संभाला है, या यूं कहें कि इनको नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि अगला क्वेश्चन में जनवरी 2025 में कौन सा राज्य आजादी के बाद जो सामान्य नागरिक संहिता जो यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, यानी किस राज्य ने सामान्य नागरिक संहिता जो है वो लागू की है। तो हाल ही में जो उत्तराखंड सरकार ने सामान्य नागरिक संहिता का जो है वो लागू की है, तो जिसका आंसर होगा उत्तराखंड। अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हाल ही में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जो दिया गया है वरुण 2025 का कौन सा संस्करण पूछा गया है। तो पहले चीज तो ये पूछा जाता है कि जो वरुण अभ्यास है वो किन किन देशों के बीच में होता है। दूसरा, इसका जो संस्करण अभी पूछा आया है वो 23वां संस्करण इसका हुआ है, जो भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच में होता है। यानी जो भारत और फ्रांसीसी की जो नौसेनाएं होती हैं उनका अरब सागर में जो वार्षिक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास होता है। इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि इनका जो है वो 23वां संस्करण है। दूसरी चीज है कि भारत की तरफ से आईएनएस विक्रांत इसमें पार्टिसिपेट करता है, और चार्ल्स डिगॉल फ्रांस की तरफ से इनका जो लड़ाकू विमान जो इनमें अभ्यास करता है। ठीक है, तो और दूसरा क्या है कि भारतीय स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी शामिल होगी इसमें। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा जो विमान इसमें भाग लेगा वो आईएनएस विक्रांत, और भारतीय स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बियां हैं वो भी इसमें भाग लेंगे। तो इसका जो पहला आयोजन पहली बार हुआ था वो 2001 में शुरू किया गया था। यानी अगर कहा जाए कि इसका जो भारत और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच में जो पहला अभ्यास जो शुरू हुआ था वो 2001 में शुरू हुआ था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर इसी प्रकार की करंट अफेयर की क्लासेस अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।